Hello everyone, welcome to the Manula classes, the session of daily news analysis. Today is 11th of April 2025 and you are watching Naresh Sharma. So guys, first of all, we will have one of the most important topic and also that is in limelight, and the topic is regarding extradition and arrest of Tahabur Hussain Rana. You know, he was an accused in the case of 26/11 Mumbai terror attacks. अब तसब्बुर राना जो तहब्बुर राना है, ये पाकिस्तान का एक सिटीजन हुआ करता था और बाद में फिर ये अमेरिका चला गया और फिर वहां से कनाडा भी गया, फिर वापस अमेरिका आ गया। तो अभी करंटली इसको एक्सट्रेडिशन का जो प्रोसेस है वो हुआ है अमेरिका की गवर्नमेंट के साथ में। रिसेंटली इसको भी लास्ट जो है थर्सडे को ही इसको यहाँ पे इंडिया में लाया गया। फॉर्मली इसको अरेस्ट किया है किसने? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने। उसके रोल के लिए जो कि 26/11 में उसमें था, दिल्ली उसकी फ्लाइट आई यूएसए से। काफी टाइम से इस इशू को लेकर के इंडिया और यूएसए दोनों की अथॉरिटीज बड़े लंबे समय से इस पर डिस्कशंस कर रही थी और यूएसए का जो कोर्ट था वहां पर भी इसमें कई सारे पेज फंसे हुए थे जो कि लीगल प्रॉब्लम्स थी, लीगल जो टेक्निकलिटीज थी, लेकिन अब वो कम्प्लीटली पूरी हो गई। तो इसको जो है वहां से एक्स्ट्राडाइट कर दिया और इंडिया में इसको लेकर के आ गए। इसको अभी प्रोसिक्यूट किया जा रहा है जो कि एनआईए के स्पेशल जज हैं उनके सामने। इसके जो एडवोकेट हैं वो सीनियर एडवोकेट, इसके नाम आपको याद रखना कोई जो है रिक्वायरमेंट नहीं है। सिक्योरिटी अरेंजमेंट को बहुत बड़े लेवल पर इसको इंक्रीज किया गया और दिल्ली में चारों तरफ इसको लेकर के बहुत सारा जो इंटेलिजेंस नेटवर्क था गवर्नमेंट का उसने बहुत ज्यादा सिक्योरिटी टाइट रखी थी, चारों तरफ चेकिंग वगैरह सब चली थी। ये जो इस तरह के टेररिस्ट होते हैं, कई बार इनको छुड़ाने के लिए, है ना, इनका जो ग्रुप होता है वो कई बार इधर से उधर कोई ना कोई अटैक वगैरह कर देता है। अब इस पर ये कहा जा रहा है कि जो गवर्नमेंट की एक स्ट्रॉन्ग पॉलिसी है जो कि रिफ्लेक्ट करती है इंडिया के जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है टेररिज्म के अगेंस्ट में, इस पर काफी अच्छा काम हुआ है और तब जाकर के इसको अरेस्ट करके लेकर के हम आ पाए। मीन्स मीन्स बहुत लंबे टाइम से इसको लेकर के चीजें चल रही थी। ठीक है, पाकिस्तान में इसका जन्म हुआ था, है ना। बाकी पाकिस्तान की मिलिट्री एकेडमी में इसने स्टडी भी की थी और पाकिस्तान की आर्मी में ये डॉक्टर रहा था लंबे समय तक, है ना। और ये जो है वहां पर दोस्त बन गया था किसका? डेविड कोलमैन हेडली का। ये भी जो है 26/11 के अटैक्स में मास्टरमाइंड माना जाता है इसको। ये लश्कर ए तैयबा का ऑपरेटिव था, दोनों ही मिल करके काम करते थे आईएसआई के साथ में। ठीक है, तो कनाडा मूव करने से पहले यूएसए की इसने सिटीजनशिप वगैरह ली, फिर बाद में कनाडा की भी सिटीजनशिप ले ली थी। ठीक है, काफी सारे इस पर एलिगेशंस हैं। हेडली ने इससे जो है करीब 231 बार जो है कॉन्टेक्ट किया था, है ना। और जब 26/11 के अटैक्स हुए तो उससे पहले जो डेविड कोलमैन हेडली था, ठीक है, वो नेम उसका चेंज है, ओरिजिनल नेम तो कुछ कुछ खान करके उसका नेम है। वो मुंबई आया था, इंडिया आया था और उसको एक प्रोसेस बोलते हैं रेकी। रेकी की प्रोसेस होती है, मीन्स उस एरिया में जाकर के पहले उसको चेक करते हैं वहाँ की रोड्स कैसे हैं, क्या सब सिस्टम है, कहाँ से हम अटैक करेंगे नहीं करेंगे, उस सब के लिए। तो इन दोनों ने मिल करके काफी अच्छा खासा क्राइम किया, जो है टाइम प्लान किया था। एनआईए ने इसके केस खिलाफ जो केस रजिस्टर 2009 में किया था 11 नवंबर को, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जब इसको डायरेक्शन दिए थे। बाद में इसके अगेंस्ट में 2011 में चार्जशीट फाइल की थी। इंडिया ने यूएसए से रिक्वेस्ट किया था 2019 में इसका एक्सट्रेडिशन करो, इसे इंडिया को दे दो। फिर 2020 में यूएसए में प्रोसीडिंग्स स्टार्ट हुई और तब से लेकर के प्रोसेस जो है चल ही रही थी। बाद में 16 मई 2023 में उसका एक्सट्रेडिशन यूएस की गवर्नमेंट ने, यूएस के कोर्ट ने जो है अप्रूव कर दिया। यूएसए के कोर्ट में फिर से अपील हुई, है ना, जो है 15 अगस्त 2024 में। तो यूएसए के सुप्रीम कोर्ट ने फिर बाद में इस पर डिसीजन दिया
रिसेंटली 21 जनवरी 2025 को कि नहीं, हम इसको तहब्बुर राणा को यूएसए में रखने से हमें कोई जो है फायदा नहीं है और ये इंडिया में वांटेड टेररिस्ट है, तो हम इसे इंडिया को दे देते हैं। तो यूएसए के जो कोर्ट था उसने इस पर कोई जो है रोक नहीं लगाई और इसे इंडिया को दे दिया। तो पीएम मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप की जो मीटिंग हुई थी अभी रिसेंटली, जब तो 13 फरवरी 2025 को इसका अनाउंसमेंट हो गया कि हाँ, हम इसे इंडिया को दे देंगे और फाइनली 9 अप्रैल को इसे इंडिया को दे दिया गया। अब यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट होगी इंडिया की। बहुत कुछ इससे इंटेरोगेशन किया जाएगा, कौन कौन इसमें लिंक थे, किस किस के डायरेक्टिव्स पर ये सब हुआ, वो सब। अब चलते हैं एक और एक्ट की तरफ। एक न्यूज है, दैट इज आरटीआई एक्ट विल नॉट रेस्ट्रिक्ट डिस्क्लोजर, सेज मिनिस्टर। ठीक है, क्या है पूरा मामला, ये करके थोड़ा सा देख लेते हैं। अभी एक बिल जो है आ चुका था, जो एक्ट बन चुका था, अभी उस पर रूल्स बन रहे हैं। एक एक्ट का नाम है डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट। इसके जो है डिटेल्ड रूल्स बनाए जा रहे हैं, ठीक है, और आने वाले वीक्स में ये जो है नोटिफाई भी हो जाएंगे और ये एक्ट इम्प्लीमेंट भी हो जाएगा। यूनियन मिनिस्टर जो है, नाम है इनका अश्विनी वैष्णव, इन्होंने ये अश्योरेंस दिया है कि जब ये रूल्स आएंगे तो जो आरटीआई एक्ट है, आप सबको पता होगा कि आरटीआई एक्ट बात करता है राइट टू इंफॉर्मेशन की, उस पर ये ऐसा कोई भी रोक नहीं लगाएगा। कांग्रेस और सिविल सोसाइटी वगैरह जो है, प्लीज जो है एनजीओज वगैरह है, वो ये कह रहे हैं कि जब ये एक्ट डीपीपी जो एक्ट है ये आएगा तो इससे आरटीआई एक्ट पर उल्टा इम्पैक्ट पड़ेगा। मींस आरटीआई के थ्रू जो डेटा वगैरह मांग लिया जाता है उसमें दिक्कत आएगी। इधर जो मिनिस्टर है उनका कहना है कि 2017 में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था जिसमें कहा गया था कि आर्टिकल 21 के तहत जो राइट टू प्राइवेसी है वो भी एक फंडामेंटल राइट है। तो अगर आरटीआई लगा करके कोई किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन मांग रहा है जो कि देना कंपल्सरी नहीं है, तो ऐसे इश्यूज में ये एक्ट जो डीपी डाटा प्रोटेक्शन वाला जो एक्ट है, ये थोड़ा सा वहां पे रेस्ट्रिक्शंस लगा सकता है। ठीक है, बाकी फिर सबने अपने अपने काउंटर आर्ग्यूमेंट दिए, है ना। उन्होंने कहा कि भाई आरटीआई का जो एक्ट है उसका सेक्शन 8(1) का सब क्लोज जे ऑलरेडी बैलेंस करता है प्राइवेसी और इंफॉर्मेशन को, तो आपको ये नए रूल्स लाने की क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो ये सारी चीजें इस पर डिस्कस हुई। कुल मिलाकर के हम ये कह रहे हैं कि ये जो डीपीडीपी एक्ट है, डिजिटल डाटा पर्सनल जो है, डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट जो है, ये आ रहा है, इसके नए रूल्स आ रहे हैं और इसके बाद ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा, एनफोर्समेंट इसका हो जाएगा। जब इसका इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो कंप्यूटर रिसोर्सेज, मोबाइल मोबाइल में डेटा, है ना, बहुत सारी जो फेसबुक वगैरह है जिस पर डेटा वगैरह, उस सब पर कुछ नए तरह के रूल्स जो है इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। चाइना ने रिस्पॉन्स किया है यूएसए के टैरिफ्स को, और चाइना ने इसका रिस्पॉन्स किया है तो उसकी जो चाइना की गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है नेशनल फिल्म एडमिनिस्ट्रेशन, इसने क्या कहा है कि यूएसए से जो मूवीज हम इंपोर्ट करते हैं, है ना, हॉलीवुड की मूवीज, यूएसए से जो मूवीज आती है उनको हॉलीवुड की मूवीज कहते हैं। तो इन मूवीज का जो एक्सपोर्ट होता है चाइना में, चाइना के लोग देखते हैं, पैसा खर्च करते हैं सबके थ्रू, तो चाइना की तरफ से कह दिया गया कि भाई हम यूएसए से मूवीज नहीं लेंगे, हम इंपोर्ट नहीं करेंगे वहां से मूवीज। आपने जो जो एक टैरिफ वॉर स्टार्ट किया है उसमें हम इसको इस तरह से रिएक्ट करेंगे। ये बेसिक सी बात है। ठीक है, अभी जैसे कि हम करंट की बात करें तो चाइना के जो प्रोडक्ट्स हैं उन पर 125% तक की जो है ड्यूटी लगा दी है कुछ प्रोडक्ट पर, जिसने यूएसए ने। तो एक बहुत बड़ी जो है जंग जैसी छिड़ गई है। इधर इंडिया ने भी जो है चाइना की स्टील पर करीब 25% का टैक्स लगा दिया है ना। तो चारों तरफ इसके जो रिपरकशंस होंगे वो देखने को मिलते रहेंगे। सरेंडर पॉलिसी नॉट कंप्लीट सॉल्यूशन। अभी रिसेंटली कुछ टाइम से जो माओइस्ट है, या मैं कहूँ उसको जो नक्सलवादी जो चलता है, नक्सलाइट्स का जो ग्रुप चलते हैं, वायलेंस करते हैं वगैरह, है ना, इन लोगों पर ये जो नक्सलाइट्स हैं, गवर्नमेंट ने कुछ टाइम से बहुत ज्यादा टफ एक्शन लेना स्टार्ट किया। और एक्शन के साथ साथ में गवर्नमेंट एक पॉलिसी भी लेकर के आई थी कि जो भी नक्सलाइट्स अपने आर्म्स को छोड़ करके सरेंडर करेंगे और नॉर्मल सोसाइटी की लाइफ में आएंगे तो उसमें गवर्नमेंट उनको अच्छा खासा सपोर्ट करेगी। अब ये जो पॉलिसी है उसके साथ साथ में गवर्नमेंट ने क्या किया है, जो अपनी फोर्सेज है
उनको बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में एक तो डिप्लॉय कर दिया है, उनको बहुत ज्यादा वेपन्स, पावर्स, ड्रोन्स वगैरह सबके थ्रू मीन्स अब जो सेंट्रल फोर्सेज हैं, स्टेट की फोर्सेज हैं, मिलकर के ज्वाइंट ऑपरेशंस कर रहे हैं और उनको ढूंढ ढूंढ करके उनको शूट कर रहे हैं। ठीक है, इसको नक्सलाइट्स को। तो अब जो नक्सलाइट्स हैं, उनके जो टीम लीडर्स वगैरह हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई गवर्नमेंट ने कहा था कि बात करने को तैयार है गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट हमसे बात तो करे, लेकिन बात करने के लिए हमको चाहिए एक अच्छा एटमॉस्फेयर, एनवायरनमेंट हमको चाहिए। मींस ये कह रहे हैं कि अभी आपने जो ऑफेंसिव ऑपरेशंस लॉन्च कर रखे हैं, जो मींस अटैक्स कर रहे हैं नक्सलाइट्स के कैंप्स पर, जंगलों में, उन सब पर, तो पहले उनको आप स्टॉप कर दीजिए, फिर बात करते हैं गवर्नमेंट और नक्सलाइट्स। ठीक है, तो ये है पूरा का पूरा मामला। तो माइल्स ने कहा है कि गवर्नमेंट की जो सरेंडर पॉलिसी है, वो इस नक्सलाइट्स की प्रॉब्लम का कोई एक सिंगल सॉल्यूशन नहीं है कि बस इसी से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने काउंटर ऑपरेशंस वगैरह करने स्टार्ट कर दिए हैं बहुत ज्यादा, बीजापुर, छत्तीसगढ़, यहाँ सब जगह पर। बाद में फिर इन्होंने कहा है कि भाई हमें अपने ऊपर के लीडर वगैरह से बात करने का टाइम दो, हम फिर आपसे बात करते हैं गवर्नमेंट से। तो छत्तीसगढ़ के जो सीएम है, उनका नाम है विजय शर्मा, उन्होंने बोल दिया कि डिस्कशन वगैरह कुछ नहीं, जो इंडिविजुअली आकर के हमसे बात करना चाहता है, चाहे वो एक नक्सलाइट है, चाहे वो 10 है, चाहे वो 10,000 है, जो भी गवर्नमेंट से बात करना चाहता है, सरेंडर करना चाहता है, आए हमसे मिलकर के बात करे। इस चीज की चिंता ना करे कि वो अभी पहले अपने लीडर से पूछेगा या उससे पूछेगा, नहीं नहीं, इंडिविजुअल आओ, डिसीजन लो और नॉर्मल सोसाइटी को ज्वाइन करो। ठीक है, नक्सलाइट्स कह रहे हैं कि भाई हम आपकी सरेंडर पॉलिसी का रिजेक्शन करेंगे, लेकिन इनके पास में कोई ऑप्शन ऐसा भी दिख नहीं रहा है। छत्तीसगढ़ की न्यू पॉलिसी है कि माओस्ट सरेंडर एंड विक्टिम रिहैबिलिटेशन पॉलिसी 2025। इस पॉलिसी के थ्रू क्या है, जैसे कि इसमें एक ऑप्शन है कि फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा उस पूरे के पूरे विलेज को, जिस विलेज से लोगों ने नक्सलाइट्स बनना छोड़ दिया। ठीक है, अगर उन्होंने सरेंडर कर दिया और उस गांव में कोई भी नक्सलाइट्स नहीं है, तो उस गांव को 1 करोड़ रुपए का डेवलपमेंट का फंड मिलेगा। जैसे कि ये एक एग्जाम्पल है कि क्या क्या गवर्नमेंट दे रही है। माओस्ट की डिमांड क्या है, वो कहते हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस हाल्ट ऑफेंसिव्स इन नक्सल डोमिनेटेड एरियाज लाइक बस्तर टू नेवल टॉक्स। मतलब आप जो नक्सलाइट एरिया में जो फोर्सेस हैं कर रही हैं, एनकाउंटर कर रही हैं, उसको अभी रोक लो, फिर बात करते हैं। ठीक है, लॉजिस्टिकल कंसर्न भी है। माओस्ट क्लेम सब जोनल ब्यूरो मेंबर्स नीड टू कंसल्ट लीडरशिप को, कह रहे हैं कि भाई आपसे गवर्नमेंट से बात करने के लिए हमें भी तो अपने लीडर वगैरह से बात करनी होगी। गवर्नमेंट क्या कह रही है? Maoist assert that creating a favorable environment for talks is government's duty। माओस्ट तो कह रहे हैं कि भाई ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो एक अच्छा एनवायरनमेंट दो बातचीत करने के लिए। अब यहाँ पर जो सीएम है, डेप्टी सीएम, उन्होंने ये कह दिया कि देखो हम रेडी हैं फॉर टॉक्स के लिए, एंड अर्ज द माउस टू रिलीज विलेजर्स, ठीक है, फ्रॉम देयर कंट्रोल एंड अबेंडन वायलेंस। आपने जितने विलेजर्स, जो विलेज के लोग हैं, गांव के एरियाज हैं, उनको अपने कंट्रोल में ले रखा है, तो सबको पहले खाली करो, वहां से जाओ, फिर हम बात करेंगे। हमारे ऑफेंसिव ऑपरेशंस तो चलते ही रहेंगे। एक्चुअल में क्या होता है, ये जो नक्सली है, ठीक है, मैंने तो इन एरिया में काफी टाइम सर्व किया है ना, ये जो नक्सलाइट्स है, ये क्या करते हैं कि गांव गांव में जाकर के जो छोटे बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन, उनका ब्रेन वॉश करते हैं। ठीक है, तो गांव से जो गांव की प्रॉपर जो सोसाइटी है, उसी में इन नक्सलाइट्स के इन्फॉर्मर बन जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि इन जो विलेजर्स हैं, इनकी भी मजबूरी होती है कि अगर ये पुलिस का साथ देते हैं, फोर्सेस का साथ देते हैं, तो पुलिस 24 घंटे तो इनके पास में रहेगी नहीं, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, कभी तो जाएगी पुलिस। तो फिर वहां पर उस गांव में नक्सलाइट्स आते हैं, रात को इन सबको मार देंगे या इनको कुछ ना कुछ टॉर्चर कर देंगे, इनके 2-4 बच्चों को, किसी को मार देंगे। अच्छा, अब दूसरी तरफ पुलिस क्या कहती है इन विलेजर्स से, तो तुम अगर हमको नक्सलाइट की इंफॉर्मेशन नहीं दोगे, तो हम तुम्हें नक्सलाइट्स मान करके तुम्हें मार देंगे। तो ये बेचारे दोनों तरफ से फंसे हुए रहते हैं। तो यहाँ पर गवर्नमेंट कह रही है कि नक्सलाइट लोगों, आप सरेंडर करो, नॉर्मल लाइफ को जियो, हम आपको घर, मकान, एम्प्लॉयमेंट वगैरह सब कुछ प्रोवाइड कराएंगे। अदरवाइज फिर जो बंदूक की गोली, सारी चीजों को सॉल्यूशन नहीं होती। आपके कोई प्रॉब्लम्स हैं तो आए, आप हमसे मिलें, बात करें, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ओपन इनविटेशन फॉर डायलॉग है। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट इज विलिंग टू एंगेज विद एनी इंडिविजुअल, कोई अकेला है उससे
ग्रुप है उससे, और हम डिस्कशन के लिए रेडी हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए भी हम रेडी हैं, उनका रिसेटलमेंट करवाने के लिए। कि अगर वो नॉर्मल लाइफ जीना चाहते हैं, तो उनको एम्प्लॉयमेंट वगैरह में भी हम हेल्प करेंगे, है ना? उसके अगेंस्ट में केसेस वगैरह को हम रोक देंगे। है ना? ये ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस ये दिए गए हैं इस पॉलिसी में छत्तीसगढ़ में। हालाँकि ये वाली पॉलिसी बहुत लंबे समय तक चल रही है, और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों की ये पॉलिसी चल रही है। जिससे कि जो विलेजर्स हैं वो नक्सलाइट्स की इस फोर्स को छोड़ें और साथ में मिलकर के जो है सोसाइटी में रिफॉर्म करें, सोसाइटी के साथ में काम करें, नॉर्मल लाइफ अपनी जिए। ठीक है? तो इसके लिए अब जब हम उधर सर्विस में थे तो कई बार करते थे कि जो लोकल यूथ था उनके साथ में क्रिकेट मैच ऑर्गेनाइज करते थे, उनको मेडिसिन्स डिस्ट्रीब्यूट करते थे, है ना? स्कूल्स में जाते थे, वहाँ पर पार्ट टाइम में जो हमारे फोर्सेस के जवान या ऑफिसर्स थे, वो टीचिंग भी करते हैं वहाँ पे। कई बार स्कूल्स में जाते हैं तो बच्चों को प्रमोट करते हैं कि आप भी आइए, आप फोर्सेस को ज्वाइन कीजिए और ये नक्सलाइट्स या ये वाले सिस्टम को छोड़िए। तो उससे काफी फर्क भी पड़ता था। नेक्स्ट हमारे पास में टॉपिक है तालिबान मोरालिटी पुलिस एक्शंस। यहाँ आप देख सकते हैं कि जहाँ पर रिलीजियस लॉ लागू होते हैं, स्पेशली शरीयत वगैरह लागू होती है, तो तालिबान का आप देख सकते हैं वहाँ पर क्या सिचुएशन हो रखी है फ्रीडम के नाम पर, कि क्या है फ्रीडम का जो है नाम, जब वहाँ पर कहीं पर जो शरीयत लॉ लागू होता है, तो उस सब का यहाँ पर एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा। टारगेटिंग मैन एंड बार्बर्स, जो तालिबान की वहाँ जो जिन्होंने अपनी गवर्नमेंट पे कब्जा कर लिया है वहाँ पे, तो वो अब यू मीन्स मैन और बार्बर इन दोनों को टारगेट कर रहे हैं, उनको अरेस्ट कर रहे हैं, यहाँ तक कि गोली मार दे रहे हैं, गला काट दे रहे हैं। क्यों? अगर कोई मैन है, उसने दाढ़ी नहीं रखी हुई है इस्लाम के अकॉर्डिंग, या उसकी दाढ़ी की जो हाइट है, जो लेंथ है, वो थोड़ी छोटी है या थोड़ी बड़ी है, या उसका शेप ठीक नहीं है, जो कि इस्लाम में जैसा होता है वैसा नहीं है, तो ये जो मैन है ये भी मारा जाएगा, और जिस बार्बर ने इसकी कटिंग की थी वो भी मारा जाएगा। चाहे बियर्ड की लेंथ की तो बात हो ही गई, हेयर स्टाइल भी अगर इस्लाम के अकॉर्डिंग नहीं है तो भी इनकी जान बचने वाली नहीं है। ये वहां की मोरालिटी पुलिस कर रही है। डिटेनिंग मैन फॉर मिसिंग कांग्रेगेशनल प्रेयर्स ड्यूरिंग रमजान, ऐसे ही लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है, उनको पनिशमेंट दिया जा रहा है जो रमजान के टाइम पर नमाज पढ़ने नहीं गए थे, या जिन्होंने नमाज की कोई नमाज जो है रमजान की नमाज या किसी दिन नमाज नहीं पढ़ी और उसको मिस किया था। वॉइस एंड वर्चू मिनिस्ट्री अलग से बनाई है उन्होंने। वो क्या कर रही है? पब्लिक ट्रांसपोर्ट को, म्यूजिक को, शेविंग को, सेलिब्रेशन को, मीन्स पब्लिक ट्रांसपोर्ट के नाम पर ये कैसे कर रहे हैं कि कौन कहाँ जा सकता है, कौन से वाहन आप यूज कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं कि किसी बाइक को कोई महिला चला रही हो, किसी साइकिल को कोई महिला चला रही हो, क्योंकि वहां पर ये सब अलाउ नहीं है। म्यूजिक पूरी तरह से बैन है, आप म्यूजिक नहीं बजा सकते क्योंकि म्यूजिक इस्लाम में हराम है। शेविंग वगैरह आप नहीं कर सकते, आपको दाढ़ी रखनी पड़ेगी। सेलिब्रेशन आप इस तरीके से कर रहे हैं तो सबको वो नोटिस कर रहे हैं कि आपने जो है कोई सेलिब्रेशन किया, बच्चे का बर्थडे, शादी, तो उसमें क्या कोई डांस वगैरह किया, कौन सा गाना बजाया, ये सब कंट्रोल में वहां पर है। वुमेन की वॉइसेस पर बैन लगा दिया गया है कि पब्लिक प्लेस पर अगर महिलाएं हैं तो उनको बोलने की आजादी नहीं, वो बोल नहीं सकती, उनकी मीन्स उनकी जो आवाज है, उनकी वॉइस है, वो सुनी नहीं जाएगी। अगर कोई महिला पब्लिक प्लेस पर है और उसकी वॉइस किसी दूसरे मर्द ने, दूसरे पुरुष ने सुनी, तो उस महिला को पनिशमेंट मिलना तय है। कोई भी महिला जो है चेहरा खोल करके पब्लिक प्लेस में नहीं आ सकती। बाकी आपको अगर नहीं पता है तो बता दूं कि वहां पर ऑलरेडी महिलाओं का पार्क में आना मना है, रोड्स पर दुकान दुकान पर आना भी लगभग मना ही है। आप जो महिलाएं वहां पर स्पोर्ट्स में नहीं जा सकती, गेम नहीं देख सकती, पार्क नहीं जा सकती, साइकिल नहीं चला सकती, स्कूल नहीं जा सकती, कॉलेज तो सपने में भी नहीं जा सकती। ठीक है, प्लस वहां पर उन्होंने एक सिस्टम और किया है कि ऐसा कोई भी मकान जिसमें खिड़की है ना, वो खिड़की सारी की सारी बंद, क्योंकि वहां से कोई महिला दिख सकती है। ठीक है, महिलाएं घर के अंदर हैं, घर के अंदर से महिला की आवाज बाहर नहीं आनी चाहिए, खिड़की कोई नहीं होनी चाहिए। ठीक है, रोड की तरफ ये सब बैन कर दिया गया है। ड्रेस कोड बहुत अच्छे से उन्होंने किया है। एम्प्लॉयमेंट पर पूरी तरह से रोक है कि कोई भी महिला को काम नहीं देगा। अभी ऐसी बहुत सारी कुछ एनजीओ वगैरह वहां पे काम कर रहे थे जहां पर वुमेन को उन्होंने एम्प्लॉयमेंट पर रखा था, तो सारी की सारी कंपनीज को तालिबान ने बंद करा दिया। महिलाओं के एजुकेशन पर रेस्ट्रिक्शंस बहुत बहुत अच्छे लेवल पर है वहां पर, मीन्स बहुत खराब लेवल पर है एक्चुअली कहा जाए तो। वुमेन गर्ल्स एजुकेशन वगैरह के लिए नहीं जा सकती। ये सब कौन कह रहा है? ये यूएनओ की रिपोर्ट्स कह रही हैं अप्रैल 2025 में।
इन्होंने कहा है कि ओवर हाफ ऑफ डिटेंशंस रिलेटेड टू मेंस नॉट कंप्लायंट बियर्ड लेंथ, हेयर स्टाइल, बार्बर प्रोवाइडिंग नॉन कंप्लायंट सर्विस। ठीक है, इनको अरेस्ट इसलिए किया गया, इन्होंने जो है इस्लामिक स्टाइल में शेविंग नहीं की या हेयर स्टाइल नहीं की। ठीक है, आर्बिट्रेरी डिटेंशंस हैं, कोई प्रोसेस उसकी नहीं है। एक जो है आप ये सोचे कि इंडिया की तरह पुलिस अरेस्ट कर लेगी तो मजिस्ट्रेट के पास लेके जाएंगे, वो सब कुछ नहीं है। इंक्रीज मॉनिटरिंग ऑन मेंस मॉस्क अटेंडेंस, कि कितने लोग हैं जो मस्जिद नहीं जा रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए, उस सब पर भी अटेंडेंस वगैरह ये ले रहे हैं। इसके बहुत सारे सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेंगे और ऑब्वियसली इसके सारे के सारे जो इम्पैक्ट है वो कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे। जैसे कि जो बार्बर्स हैं, हेयर ड्रेसर हैं, टेलर्स हैं, वेडिंग कैटरर्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, इन सब पर एक तरह से बैन जैसा है। मींस रेस्टोरेंट में आप किसको खाना दोगे, किसको नहीं दोगे। सपोज करो आप जो है अफगानिस्तान के किसी रेस्टोरेंट में गए हुए हैं, आप जो है मुस्लिम हैं और आपने दाढ़ी नहीं रख रखी है, हो सकता है कि रेस्टोरेंट वाले ने अगर आपको खाना दे दिया तो रेस्टोरेंट वाले का पूरा रेस्टोरेंट में ही आग लगा के उसको बंद कर दिया जाएगा। या वेडिंग कैटरर्स वगैरह हैं, उन्होंने अच्छे किस तरीके से खाना देना चाहिए वो सब। टेलर है, उसने सपोज करो महिला के लिए कोई क्लोथ बनाया, ठीक है, तो उसमें जो है महिला की उंगलियां दिख रही, फिंगर्स, ठीक है, तो ये महिला तो मारी ही जाएगी, ये टेलर भी मारा जाएगा। क्यों? क्योंकि तूने ऐसे फैशन का कपड़ा बनाया ही क्यों। ठीक है। रिडक्शन और टोटल लॉस ऑफ इनकम, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, तो महिलाओं को जब आप स्टडी एजुकेशन बाहर जाना बंद कर दोगे, एम्प्लॉयमेंट बंद कर दोगे, तो 100% वो महिलाएं डिपेंड हो जाएंगी मैन पर, उनके पास में पैसा नहीं होगा। कंपाउंडिंग अफगानिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस, अब इससे इकोनॉमिक क्राइसिस और बढ़ जाएगा। विद वुमेन्स एजुकेशन वर्क बैंस पोटेंशियली कॉस्टिंग, इतना स्कोप जो है सब होने वाला है लॉस। यूएन के क्या क्या कंसर्न है, यूएन केवल कंसर्न दिखाता रहता है, बाकी एक्शन तो ये कुछ लेता नहीं। लॉस परसिस्टेंस अ डिस्ट्रेस विजन, ठीक है, डिस्ट्रेसिंग विजन है अफगानिस्तान के फ्यूचर का, कहीं दिख नहीं रहा है। तालिबान के ऑफिशियल्स ने कहा है कि यूएन के कंसर्न्स जो है वो सब बकवास है और हम जो है मोरालिटी लॉ के बेसिस पर काम कर रहे हैं, हमारी जो मोरालिटी है उसके बेसिस पर हमारी सोसाइटी काम करेगी, हमें यूएनओ या किसी दूसरे देश से कोई मोरालिटी का लेक्चर नहीं चाहिए। ब्रॉडर कंटेक्स्ट क्या है, लॉज एक्सरबेट एग्जिस्टिंग रेस्ट्रिक्शंस ऑन वुमेन इन गर्ल्स, पहले जितनी रेस्ट्रिक्शंस थी अब उनको बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पर कर दिया गया है। आप सोच सकते हैं कि महिला की आवाज अगर पब्लिक प्लेस पर निकल गई, सपोज करो एक वुमेन है, ठीक है, ये अपने बच्चे के साथ में बाहर नहीं जा रही है, हालांकि बच्चे के साथ बाहर जाएगी ये, ऐसा ही सोचना अपने आप में एक अपराध जैसा है, क्योंकि वहां बाहर जाना महिला को उतना अलाउ है ही नहीं। रेयर केस में ये कहीं जा रही है। अब इसका बच्चा यहाँ पर है साथ में, इसका चाइल्ड है, अब इस बच्चे से कह रही है बेटा मैं बताओ घर पे चल करके क्या खाओगे, या आज स्कूल में आपने कैसी स्टडी की। अब यहाँ पर दो तीन लोग और खड़े हुए हैं, ये पुरुष है, ठीक है, इनमें से कोई तालिबान की पुलिस का भी पर्सन है, इसने इसकी आवाज सुन ली, ठीक है, तो ये महिला जिंदा बचे ना बचे। क्यों? क्योंकि इनके हिसाब से क्या है, महिला की आवाज उसके पति और बच्चों के अलावा किसी को सुनाई नहीं पड़नी चाहिए। आप इतने तेज क्यों बोले कि आपकी आवाज मुझ तक आ गई, मतलब इन तक पहुंच गई। सो ये है जो है तालिबान का जो शरीयत लॉ है, वहां का जो रूल है, उनकी जो डेमोक्रेसी है। तो कह सकते हैं कि वर्ल्ड में डेमोक्रेसी जो है इट्स अ मिथ, ठीक है, मिथ है। तो गाइस दिस वाज फॉर टुडे एंड वी विल मीट अगेन इन अनदर सेशन। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।